बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी बुक का चैप्टर नंबर 27, दैट इज़ मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के मुतालिक कुछ चीज़ें और कुछ ऐसे अहम रिसोर्सेज जिनको बचाना हमारे अपने लिए और इस प्लानट की बका के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। All right, students. So basically, it is the introduction to man and his environment. All right, students. अब बुनियादी तौर पे इस पूरे चैप्टर को समझने का कुछ मकसद है और वो मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने ये जो प्लैनेट हमें मुहैया किया हुआ है इसके ऊपर बहुत सारे रिसोर्सेज भी अल्लाह ताला ने हमें पहले से बना के दे दिए हुए हैं। अब इन रिसोर्सेज को बहुत ही एहतियात के साथ और अक्लमंदी के साथ इस्तेमाल करना ये हमारा फर्ज बनता है। ऑलराइट, लेकिन अगर हम ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करें स्टूडेंट्स, ह्यूमन एवोल्यूशन से क्या मुराद है कि ज़मीन के ऊपर इंसान ने जो आगाज़ किया और फिर तब से लेके आज तक ये जितनी तरक्की होती हुई हमें नज़र आ रही है, इस दौरान कई हज़ार साल का सफ़र तय करके तो हम मौजूदा टेक्नोलॉजी के दौर तक पहुंच चुके हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के दौर तक पहुंचने में हमने बहुत कुछ गेन किया, लेकिन इन द मीन टाइम हमने बहुत कुछ लूज भी किया। तो ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं वन बाय वन। सबसे पहली चीज़ जो आपके सिलेबस में हम शामिल कर रहे हैं, दैट इज अबाउट व्हाट वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन ऑफ द ह्यूमंस ऑन दिस प्लैनेट। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम अल्फाज जो इस्तेमाल करते हैं, there are the early humans were hunters and gatherers। जी स्टूडेंट्स, हंटर्स और गैदरर्स से क्या मुराद है कि जैसे ही इंसान ने कुछ माशरती रवैये अपनाना शुरू किए तो पता चला कि सबसे ज़रूरी चीज़ है खुराक हासिल करना। तो खुराक हासिल करने के लिए जो सबसे पहले इंसान दुनिया पे मौजूद थे, कबाइल की सूरत में छोटे छोटे ग्रुप्स की फॉर्म में रहा करते थे और इनका काम क्या था कि किसी एक बड़े जानवर को घेर लेना और फिर उसका शिकार करके उसमें से अपने अपने हिस्से बटोर के निकल जाना। अब ये तो था सबसे पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसकी बुनियाद पे हम ये कह रहे हैं कि इंसान या तो हंटर्स हैं, शिकार करने वाले हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उस वक्त प्रीडेटरी मोड ऑफ न्यूट्रिशन चल रहा था। फिर इसके साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि जैसे आजकल कुछ लोग वेजिटेरियंस कहलाते हैं, इसी तरह उस वक्त भी कुछ ऐसे इंसान मौजूद थे कि जो गोश्त खाना या शिकार करना पसंद नहीं करते थे। तो वो क्या करते थे कि इर्द गिर्द अपने एरियाज में निकल जाते थे और फलदार दरख्त तलाश करके उनके फल इकट्ठे करके उनसे अपनी खुराक की जरूरियात पूरी कर लिया करते थे। अब ये वाले जो दो ग्रुप्स बन रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं हंटर्स एंड गैदरर्स। और टेक्निकली अगर हम लिखना चाहें तो जो शिकार करके खाने वाले थे, दे वर कार्निवोरस, ऑलराइट, एंड दैट टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज प्रेडेटरी। फिर दूसरे ग्रुप को हम हर्बीवोर्स कह सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब चूंकि सर्वाइवल का दारोमदार खुराक के ऊपर था, तो इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर कभी खुराक नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह है कि इंसानी आबादियों को कई कई मील सफर तय करके अपने शिकार के पीछे या किसी ऐसी जगह पे जाना पड़ता होगा कि जहां पे खुराक मुयसर हो। तो इस वजह से उस वक्त की पॉपुलेशन बहुत ही कम थी कि जो सबसे ज्यादा फिटेस्ट किस्म के लोग थे वो ही सर्वाइव कर सके। जो थोड़ा सा वीक था या किसी को बीमारी ने आ लिया तो इसका मतलब वो तो खत्म हो जाएगा। तो ये बात हमें इस बात का पता बताती है कि उस वक्त इंसानी आबादी बहुत ही कम थी। तो एट दैट टाइम द ह्यूमन पॉपुलेशन वाज वेरी लो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इंसानों ने कुछ सीड्स वगैरह जब डिस्कवर किए तो इस बात का पता चला कि कुछ बीज जो हैं उनको जमीन में लगा के उनसे फसलें काश्त की जा सकती हैं और खुराक हासिल की जा सकती है। तो ये था पहला टर्निंग पॉइंट फ्रॉम द ओल्ड स्टोन एज टू द न्यू स्टोन एज। पुराने वाला जो वक्त है हंटर्स और गैदरर्स वाला, इसको हम ओल्ड स्टोन एज का नाम भी दे सकते हैं। ऑलराइट, फिर
दूसरा जो फेज हमें नजर आ रहा है, दैट इज द टाइम ऑफ एग्रीकल्चर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर के अंदर मैं दो पॉइंट्स यहां पे शामिल कर रहा हूं आपको मजीद आसानी से समझाने के लिए। द फर्स्ट वन इज नोन एज फार्मिंग, ऑलराइट, एंड द सेकंड थिंग इज domestication of animals. जी स्टूडेंट्स, फार्मिंग और डोमेस्टिकेशन से क्या मुराद है कि जो पुराना तरीका था जिसके जरिए इंसान अपनी खुराक हासिल कर रहा था, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। अब इस मॉडिफिकेशन में क्या नजर आ रहा है कि पहले तो इंसान को ये तफरीक आ गई कि कौन से बीज जमीन में लगाए जाएंगे और उससे फिर पौधे ग्रो करना शुरू होंगे। तो इस बुनियाद पे इंसानों ने फसलें काश्त करना शुरू की और फसलें काश्त करके अपनी खुद से ही खुराक बनाना और तैयार करना और हासिल करना शुरू कर दिया। तो इस चीज को हम कह रहे हैं एग्रीकल्चर, यानी कि ज़राअत। अब ये जो ज़राअत वाला काम था, इसके साथ एक और जो एडिशन हमें नजर आ रही है वो क्या है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। पहले इंसान सिर्फ यही समझ रहे थे कि जानवरों को शिकार किया जा सकता है और उनको फौरी तौर पे खा लेना चाहिए, लेकिन एग्रीकल्चर वाले जोन या इस फेज के दौरान इस बात का पता चला कि ऐसा नहीं है। जानवरों को हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से उनको आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन किया जा सकता है कि वो हमारे ही काम करना शुरू कर दें। इवन के हल चलाने के लिए बैल वगैरह तैयार कर लिए गए। इसी तरह दूध और गोश्त हासिल करने के लिए बड़े और छोटे जानवरों को पालना शुरू किया गया। तो इस बात से यह अंदाजा हुआ कि अब इंसानों को बहुत लंबे तवील सफर पे जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जानवर भी घर में ही मौजूद हैं और खुराक भी घर पे ही मौजूद है। तो इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता आबादी में इजाफा होना शुरू हो गया। सो नाउ दिस वाज द टाइम फॉर द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि तकरीबन 5000 साल पहले यह वाला काम हो रहा है कि इंसान ने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अपनाना शुरू की और आबादी बढ़ना शुरू हुई, तो सोसाइटी के अंदर इंटरेक्शंस डेवलप होना शुरू हो गए। अब ये जो सोसाइटी के अंदर इंटरेक्शंस डेवलप होना शुरू हुए, इसकी बुनियाद पे आहिस्ता आहिस्ता इंसानों ने इकट्ठा रहना शुरू कर दिया। ऑलराइट, population started to increase. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये तो दो फेजेस हमने डिस्कस कर लिए कि अर्ली हंटर्स और फिर उसके बाद एग्रीकल्चरिस्ट बनना शुरू हो गए। लेकिन अगर हम मौजूदा वक्त को देखें स्टूडेंट्स, तो हमें पता चलता है कि ये इंटरेक्शंस जो 5000 साल पहले स्टार्ट हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता इंसान और ज्यादा सहूलियात वाली लाइफ की जानिब आना शुरू हुआ। तो पता चला कि टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का फेज आ जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। जी स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के फेज को समझने के लिए अगर हम अपनी रूटीन लाइफ में देखें, तो आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स समटाइम्स किसी जगह से गुजरते हुए आपको ये बताते होंगे कि हम जब छोटे थे तो यहां पे भी खेत थे, यहां पे भी खेत थे, यहां पे भी खेत थे। तो इसका मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर सारी दुनिया में फैलना शुरू हो गया था और उस एग्रीकल्चर के फैलने की वजह से इंसानों ने अपना अपना रकबा, अपनी अपनी टेरिटरी जो है उसको खुद से ही खुराक का और रिसोर्सेज को जनरेट करने का बायस बना लिया हुआ था। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये सारी प्रैक्टिसेस आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुई और इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज लगना शुरू हो गई। अब आगाज में तो शहरी आबादियों से थोड़ा सा हटके इनको लगाया गया, लेकिन उसके साथ ही साथ जो दो मसाइल सबसे ज्यादा देखने में आते हैं वो ये हैं कि इंडस्ट्रीज लगने के साथ बहुत सारी डिमांड्स बढ़ना शुरू हो गई कि वहां पे फ्यूल्स वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह या एनर्जी की डिमांड जो है उसमें इजाफा हुआ। लेकिन साथ ही साथ रोजगार के मौके चूंकि पैदा हो रहे थे, तो इंसान उस एरिया में जहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रही थी वहां पे आके आबाद होना शुरू हुए, जिसके लिए हम ये वाला लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं अर्बनाइजेशन का। ऑलराइट, तो इसमें स्टूडेंट्स हम अगर लिखना चाहें तो वी कैन ऐड दिस फेज स्टार्टेड almost 200 years ago, और इसमें क्या हुआ, रैपिड
increase in population, ऑलराइट। और अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन की वजह से पैदा होने वाले मसाइल का जिक्र करें तो हम लिखेंगे डिमांड ऑफ एनर्जी increased, all right, and the second thing was concentration of human populations around these areas, all right students। तो अब हमें अंदाजा हो रहा है कि इंडस्ट्रीज आने के साथ हमारी जिंदगियों में जिद्दत तो आना शुरू हुई, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत सारे मसाइल ने भी जन्म लिया। और उन मसाइल में अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, फ्यूल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है, और इंडस्ट्रीज कैन नेवर रन विदाउट एनी टाइप ऑफ फ्यूल। अब इससे क्या मुराद है कि बेशक पानी है या कोयला है या फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हैं जो ऑयल और गैस वगैरह की फॉर्म में यूटिलाइज हो रहे हैं, इन सब चीजों ने आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम होना शुरू किया, तो हमने रिसोर्स डिप्लीशन वाली साइड पे कदम रखना शुरू कर दिया। तो इस चीज की तरफ जब हम देखते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि अगर ह्यूमन पॉपुलेशन फैल रही है तो रिसोर्सेज को भी मैनेज किया जाए, क्योंकि रिसोर्सेज की जब बात आती है तो हमारे ज़हन में फौरन आता है वेयर आर वी गेटिंग दीज रिसोर्सेज फ्रॉम। तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक ही जवाब है, एंड दैट इज एनवायरमेंट। ऑलराइट, सो द अल्टीमेट reservoir or the trier is environment. It is the biggest reservoir or trier of natural resources। जी स्टूडेंट्स, जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सारे के सारे हम सिर्फ अपने माहौल से ही हासिल कर पा सकते हैं। अब इसके लिए फिर फर्दर इनको डिफरेंशिएट किया गया है इनटू टू डिफरेंट टाइप्स। द फर्स्ट वन आर द रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड द सेकंड वन आर नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जी स्टूडेंट्स, रीन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए हम यहां पे कुछ पॉइंट्स लिखने लगे हैं। द फर्स्ट वन इज कैन नेवर बी डिप्लीटेड। दूसरी चीज कैन बी रीन्यूड और replenished through natural cycles। All right, and examples include air, water, soil or land, then is forest and wildlife। All right students, अब यहां पे जो सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है कैन नेवर बी डिप्लीटेड। अब आमतौर पे एक मिसकंसेप्शन या मिसअंडरस्टैंडिंग ये पाई जाती है कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज का नाम चूंकि रीन्यूएबल रख दिया हमने तो शायद ये कभी भी खत्म नहीं होंगे, हर मर्तबा ये नए आना शुरू हो जाते हैं या नए बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज को स्टूडेंट समझ लीजिए कि हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे नेचुरल साइकिल्स चल रहे हैं, जस्ट लाइक द वाटर साइकिल, जस्ट लाइक द कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एटसेट्रा। अब ये जो साइकिल्स हैं इनकी वजह से बहुत सारी चीजें रीन्यू या रिफ्रेश होती चली जाती हैं, लेकिन यहां पे मैं अगर एक कंडीशन लगा दूं आपको समझाने के लिए तो उससे आपको बहुत आसान तरीके से इस चीज का अंदाजा हो जाएगा। These resources can never be depleted during a human lifespan, all right? और इनको रीन्यू करने का ड्यूरेशन भी अगर सिर्फ इंसानी जिंदगी के ड्यूरेशन के लिहाज से
समझ लिया जाए तो आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि वो चीज जो आपकी लाइफ में रीन्यू हो सकती है, इट कैन बी कंसिडर्ड एज द रीन्यूएबल रिसोर्स। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो कि इंसानी आबादी इस कदर बढ़ जाए या कोई और प्लांट इस तरह का लगा दिया जाए कि जिसकी वजह से किसी एक रिसोर्स की कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो जाए और उसके रीन्यू होने की स्पीड जो है उसकी निस्बत नेचुरल साइकिल्स में थोड़ी सी स्लो हो, तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी डिप्लीशन की जानिब जाना शुरू हो सकते हैं और इसकी वजह से बहुत ज्यादा सीवियर किस्म के मसाइल मंजर आम पे आ सकते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि दीज रिसोर्सेज दे आर रीन्यूड, दे कैन बी रिप्लेनिश्ड ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन ऑफ अ ह्यूमन लाइफ स्पैन, जिसको हम एवरेज जिंदगी का दौरानिया कह सकते हैं। ऑलराइट, फिर इसके बाद द सेकेंड वन आर द नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। जी स्टूडेंट्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के लिए सबसे पहली चीज जो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, दैट इज अबाउट इट्स डिप्लीशन, कैन बी डिप्लीटेड। ऑलराइट, पहली बात। फिर उसके बाद दूसरी चीज जो हम यहां पे लिखेंगे, दैट इज एग्जॉस्टेबल। एग्जॉस्टेबल से क्या मुराद है? वंस consumed cannot be replenished or renewed। ऑलराइट, अब इसकी एग्जांपल्स में स्टूडेंट्स आपके मोस्ट फेमिलियर फॉसिल फ्यूल्स सबसे बेस्ट चीज है यहां पे। ऑलराइट, अब इस चीज को समझ लें कि ये वो रिसोर्सेज हैं कि जो इंसानी आबादी के बढ़ने के साथ साथ इनकी कंजम्पशन में इजाफा होता चला जा रहा है, क्योंकि हमारी कोशिश तो यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा पुरआसाइश जिंदगियां गुजारें, लेकिन इन आसाइशों की हमें बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ रही है इन केस ऑफ द डिप्लीशन ऑफ द रिसोर्सेज, कि हम पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, हवा को इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स को इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं, लेकिन इन तमाम रिसोर्सेज का सोर्स हमारे पास एक है, एंड दैट इज एनवायरनमेंट। बुनियादी तौर पे एक तो हमारे नॉर्मल लाइफस्टाइल्स हैं, फिर इसके साथ ही साथ जो असल जरूरत है हमारी, जिसे हम रोटी, कपड़ा और मकान का नाम देते हैं, इन सब चीजों का अल्टीमेट सोर्स दैट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हमें ये सब चीजें आराम से मुहैया कर सकता है अगर हम आबादी को कंट्रोल करना शुरू कर दें या एक रिलेटिव एनालिसिस कर लें कि माहौल कितनी चीजों को आराम से सपोर्ट कर सकता है। उसके लिहाज से अगर इंसानी आबादी फैलना शुरू हो तो इसका मतलब यह है कि इन चीजों में बैलेंस रखा जा सकता है, लेकिन जहां पे बैलेंस खराब होगा साथ ही फिर हमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि आए दिन पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो जाना, या इसी तरह पेट्रोल और गैस की लोड शेडिंग हो जाना, इसी तरह बिजली की लोड शेडिंग बीच में शामिल कर लें। तो ये सब चीजें, लोड शेडिंग से क्या मुराद है कि दीज रिसोर्सेज आर नॉट मैनेज्ड वेल एज दे शुड बी। तो इस चीज से हम ये समझ सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अगर हम इन फेजेस को ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करें अपनी लाइफ में तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं हमने बैलेंस को अपसेट किया हुआ है। इसके लिए स्टूडेंट्स एक जुमला मैं यहां पे लिख दूं, एनवायरमेंट provides food, shelter, clothing and fuel for humans। ऑलराइट, इसमें स्टूडेंट्स जो फूड वाली चीज हमने शामिल की है, इसके लिए एनवायरनमेंट के अंदर न्यूट्रिएंट साइकिल्स भी चल रहे हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल्स भी एनवायरनमेंट के अंदर चल रहे हैं। अब इन न्यूट्रिएंट साइकिल्स के लिहाज से स्टूडेंट्स एक बहुत ही अच्छा जुमला आपकी किताब में ऐड किया गया है, एंड दैट इज देयर इज नथिंग नोन एज वेस्ट इन नेचर। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बिल्कुल ही बेकार हो कुदरत के कारखाने में। अब इससे क्या मुराद है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे न्यूट्रिएंट साइकिल्स जो चल रहे हैं उसमें प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और डीकंपोजर्स मौजूद हैं। ये जो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकंपोजर्स हैं,
इनके दरमियान भी एक बैलेंस रखा हुआ है नेचर ने, और उस बैलेंस को मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आप भी इस चीज को समझ लीजिए कि आपके पास फूड, ऑलराइट, फिर ऑर्गेनिजम्स, देयर आर द कंज्यूमर्स, और फिर इसके बाद डीकंपोजर्स मौजूद हैं। और अगर हम गौर करें तो हम जो लिविंग बॉडीज पे मुश्तमिल जानदार हैं, हम चलते फिरते न्यूट्रिएंट्स हैं फॉर द नेक्स्ट जनरेशंस। इसी तरह अभी जो न्यूट्रिएंट्स हमें अवेलेबल हो रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, वो सारे के सारे कहां से आए हुए हैं? कुछ तो सॉइल के अपने थे, फिर कुछ ऐसे भी होंगे कि जो प्लांट्स और एनिमल्स के डिकम्पोज होने की वजह से सॉइल का हिस्सा बने हुए हैं। तो अगर हम टेक्निकली देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम बहुत सारे एंसेस्ट्रल ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडीज को डिकम्पोज होने के बाद न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में खा रहे हैं। एंड सेम विल बी द केस फॉर द डिसेंडेंट्स। अब हमारी बॉडीज जो हैं, अगर इन बॉडीज को बाद में डिके या डिकम्पोज किया जाएगा तो ये न्यूट्रिएंट्स कहां चले जाएंगे? इनटू द सॉइल, और फिर उस सॉइल के ऊपर फर्दर प्रोड्यूसर्स ग्रो करेंगे और उन प्रोड्यूसर्स को फिर और कंज्यूमर्स खाएंगे। तो हमारी बॉडीज के अंदर अगर न्यूट्रिएंट्स को लॉक ना किया जाए तो इस बात से हम इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि वी विल बी द पार्ट ऑफ द फ्यूचर न्यूट्रिएंट साइकिल्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये चीज जरूर समझ लीजिए कि अगर न्यूट्रिएंट साइकिल्स चल रहे हैं तो इनका बैलेंस खराब किस तरह से होता है। इसके बैलेंस को खराब करने के लिए सबसे पहला तो वही अलार्मिंग पॉइंट, ओवर पॉपुलेशन। अगर आबादी इतनी ज्यादा हो कि खुराक कम पड़ना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से न्यूट्रिएंट साइकिल्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। या ये भी पॉसिबल है कि आबादी नॉर्मल है लेकिन कंजम्पशन लेवल बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है और पैदावार का लेवल निस्बतन कम है, तो वहां पे भी गड़बड़ हो जाएगी। और फिर उसके बाद जो अल्टीमेट काम डीकंपोजर्स कर रहे हैं, अगर वहां पे कोई गड़बड़ हो जाए कि जो न्यूट्रिएंट्स बॉडीज के अंदर मौजूद हैं और बाद में डेड बॉडीज के अंदर मौजूद होंगे, उन तमाम न्यूट्रिएंट्स को अगर लॉक कर दिया जाए और वो आने वाले जनरेशंस के लिए या आने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए अवेलेबल ना हो सकें, तो उसकी वजह से भी न्यूट्रिएंट साइकिल्स जो हैं ये डिस्टर्ब हो सकते हैं। फिर इसके साथ ही साथ इस सेशन की आखिरी बात स्टूडेंट्स, और वो ये है कि इन तमाम न्यूट्रिएंट साइकिल्स को, रिसोर्सेज को, वो रीन्यूएबल हैं या नॉन रीन्यूएबल हैं, अगर हम ये समझें कि हम अपने एक मखसूस टेरिटरी, एक स्पेसशिप की फॉर्म में मौजूद हो और उस टेरिटरी के ऊपर जो कुछ अवेलेबल है वही हमने इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए भी हमें इसको बहुत वाइजली देखभाल के, सोच समझ के, अक्लमंदी के साथ इन चीज़ों को यूटिलाइज करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी सेल्फिशनेस में इस हद तक चले जाएं कि हमें आने वाली जनरेशंस की अमानत लौटाना ही याद ना रहे। तो इस चीज़ को ज़रूर समझिएगा कि वी आर लिविंग इन आवर ओन स्पेसशिप। इससे क्या मुराद है कि हमारे ये सब रिसोर्सेज महदूद हैं। अगर हम कोई भी मुतबादल ज़राए पैदा नहीं कर पा रहे तो अभी तक सोलर सिस्टम के अंदर कोई भी ऐसा प्लैनेट मौजूद नहीं है या डिस्कवर नहीं हो सका कि जहां पे वो तमाम सहूलतें मुयसर हों कि जो ज़मीन के ऊपर हैं। तो जो कुछ ज़मीन के ऊपर है इसको सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए, अपने लिए भी बचाएं, अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए भी बचाएं। इसके साथ ही इस सेशन का इख्तिताम कर रहे हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।